एक अपराधी अपराध करने से पहले एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने काम को अंजाम देता है, लेकिन वह सोच बैठता है कि जिस काम को हम अंजाम देने के लिए इतनी साथी तरीका अपनाए हैं उसमें कोई भी हमसे गलती तो नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, होता कुछ उल्टा ही है। अपराधी कितना भी साथी तरीके से अपने काम को अंजाम क्यों ना दे ले, लेकिन वह कुछ ऐसी गलतियां करता है कि जिसकी वजह से वह पुलिस के हथकंडे चढ़ता ज़रूर है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसी होता है। एक महिला होती है, बस अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेती है, जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार में पूरी तरह से आफत मच जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों के होश तक उड़ जाते हैं और यहाँ तक कि लोगों के रूह तक कांप जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इंपॉर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है उत्तर प्रदेश का ही जाना माना शहर पड़ता है, ज़िला पड़ता है फिरोजाबाद, और उसी में सिकोहाबाद एक कस्बा लगता है, और ठीक उसी का ही नगला एक सैदलाल गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अब राम भरोसे, जिनकी उम्र लगभग अब इधर 46 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है सोमवती, लेकिन इधर राम भरोसे के टोटल 7 बच्चे होते हैं, जिसमें 5 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। लेकिन राम भरोसे पूरे परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए जो होता है एक राजमिस्त्री का काम करते थे, जिसकी वजह से उनके पास अब ठीक ठाक पैसे आ जाते थे। लेकिन उनके घर में उनकी एक अपनी सबसे बड़ी जो बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग अब 22 साल के आसपास होता है, जिसका नाम सुनीता होता है, और सबसे छोटी जो उनकी अपनी बेटी होती है जो सिर्फ 6 साल की होती है, जिसका नाम हिमांशी होता है। बच्चे बड़ी खुशीमय ज़िंदगी अपने परिवार और अपने माता पिता के साथ अब गुजारते हैं। समय बड़ी तेज़ी से भागता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आ जाता है कि जब लोग सुनते हैं लोगों के रूह तक खड़े होने स्वाभाविक बन जाते हैं। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 9 मार्च का है, सुबह का टाइम होता है। तो उसी वक्त सुनीता जो होती है अपनी छोटी बहन हिमांशी को अपने साथ लेती है, और लेने के बाद जो होता है अपने खेत की तरफ चल पड़ती है। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे बीतते हैं तो उसी वक्त जो होता है सुनीता अपने खेत में तो पहुंचती है, लेकिन जैसे पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी अपनी जो छोटी बहन होती है अब हिमांशी नहीं दिखाई देती। सोचने लग जाती कि हो सकता है हिमांशी जो होता है अपने हिम के व्यवहारियों के साथ कहीं खेल कूद रही हो। अब यही सब सोच साज का सुनीता जो होती है लगभग वहाँ आधे घंटे वेट करती है, लेकिन तब भी हिमांशी अब लौट के नहीं आती। और उसी वक्त सुनीता अपने घर आती है। आने के बाद अपनी दूसरी माँ सोमवती को इस चीज़ की जानकारी देती है कि अभी तक हिमांशी हमारे साथ में खेत में नहीं पहुंची, ना जाने वह कहाँ चली गई, और रास्ते में मैंने पता किया लेकिन वह किसी के घर में दिखाई नहीं पड़ रही है। और सोमवती सोचने लग जाती है कि अभी तो पौन घंटे बीतने को है, तो हो सकता हिमांशी कहीं किसी के घर खेल कूद रही हो अपने हित व्यवहारी के साथ मिलकर। यही सब सोच साच कर सोमवती जो होती है उस समय अपने काम में उलझ जाती है, और लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है। अब लेकिन जब इधर सोमवती की जो बेटी होती है हिमांशी अब लौट के नहीं आती, तो सोमवती बड़ी चिंता में पड़ जाती है और सुनीता और अपने दोनों बच्चों को आवाज़ लगाती है। अब उसके जब तीनों बच्चे खबर पाते हैं, और पाने के बाद जो होता है सुनीता भी बड़े अचंभे पड़ जाती है कि आखिर माँ जी अभी तक हिमांशी बहन लौट कर क्यों नहीं आई। इधर सोमवती भी सुनने के बाद उसके मन में तरह तरह के आशंकाएं जन्म ले लेते हैं। और उसी वक्त इसकी जो खबर होता है अब राम भरोसे को फ़ोन के द्वारा दिया जाता है, और राम भरोसे खबर पाते हैं तो मौके पर अपने खेत में कुछ कार्य कर रहे होते हैं, उसको छोड़ छाड़ कर अपने घर पहुंचते हैं। लगभग वही 9:30 बजे के आसपास टाइम हो जाता है, और सोमवती राम भरोसे को हिमांशी के बारे में एक बात की जानकारी देते हैं। और देने के बाद जो होता है उसी वक्त राम भरोसे सुनीता और साथ में इधर सोमवती और अपने दोनों बच्चों को साथ लेते हैं, और लेने के बाद जो होता है अब उसी रास्ते पर निकल जाते हैं जिस रास्ते से सुनीता अपनी छोटी बहन हिमांशी को लेकर खेत की तरफ गई हुई थी।
अब राम भरोसे जितने भी रास्ते में घर पड़ते हैं, मौके पर दुकान पड़ते हैं, वहाँ लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन तब भी हिमांशी के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। इधर लगभग पौन घंटे का वक्त बीतने का हो जाता है। गांव वालों को खबर लग जाता है कि हिमांशी का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। आखिर वह नादान बच्ची और छोटी सी बच्ची कहाँ जा सकती, सबके मन में काफ़ी तरह के ख्याल आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग जिनके कान में खबर पहुँचती है वह मिलकर सोमवती के साथ हिमांशी की तलाशी करते हैं। काफ़ी घरों में खोजबीन करते हैं, काफ़ी जगह जाते हैं, लेकिन तब भी हिमांशी के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। तभी गांव के कुछ सदस्य होते हैं, तो उसी वक्त जो होता है अब इधर राम भरोसे के घर पहुंचते हैं, तो उनका जो अपना मेन दरवाज़ा होता है, दूसरा जो पल्ला होता है दाएं तरफ मुड़ा होता है, तो देखते उसी पर एक पत्र जो होता है पूरी तरह से एक किट्टी में बांध कर चिपकाया गया होता है। उस पत्र को गांव के जो व्यक्ति होते हैं अपने हाथ में लेते हैं, तो देखते उसमें सीधा का सीधा लिखा हुआ है, ऊपर नाम पवन तोमर, एक धमकी भरे शब्द में। अगर सुनीता और साथ में पवन की शादी ना हुई तो समझ लो हिमांशी के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। कैसे ना तैसे कर कर पवन का तलाक कराओ और हिमांशी के साथ शादी कराओ, नहीं तो आगे आपकी बच्ची के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। अब इस तरह की खबर जैसे ही राम भरोसे उस पत्र के द्वारा पाते हैं, पाने के बाद सोमवती जो होती है अब यह पत्र जब देखते उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लग जाते हैं। अब उसी वक्त जो होता राम भरोसे अपने कुछ हितकारियों को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद अपने नज़दीकी पुलिस थाना और सिकोहाबाद पहुँच जाते हैं। अब वहाँ जब पहुँचते हैं तो इधर जो होता वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं ठाकुर साहब मौके पर वहीं होते हैं। अब इधर जो होता है राम भरोसे से उनकी बेटी के बारे में कुछ पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद इधर जो होता है उसी वक्त पवन के ऊपर ही अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। और करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है और लेने के बाद हिमांशी की तलाशी करने के लिए अपने हिसाब से अब निकल जाती है। सबसे पहले पुलिस की टीम और पवन के घर पहुंचती है, और जब पवन तोमर के घर पहुंचती है तो पुलिस की टीम पवन से पूछने लग जाती है कि आखिर यह तुम्हारे लिखे हुए पत्र तुम्हारे हाथ के तुम्हारे सामने पड़े हैं। और तोमर जैसे यह देखता पत्र देखने के बाद इनकार कर जाता है कि साहब यह पत्र हमारे हाथ के तो नहीं है, बल्कि यह पत्र किसी और के हाथ हो सकते हैं। पुलिस भी सोचने लग जाती है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम उसी वक्त पवन तोमर से ही उसके कुछ अपने कागज़ मांगती है और उसी कागज़ से जो होता है उस लिप चिट को मैच कराया जाता है। तो पता चलता है लिप जो चिट होता है उस चिट से इधर पवन के लिखे हुए राइटिंग से मैच नहीं करते। पुलिस को यकीन हो जाता है कि ज़रूर होता है इसमें पवन और साथ में सुनीता का ही कुछ मिली भगत है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सुनीता और पवन के बीच की सच्चाई जानने के लिए लग जाती है। तभी कुछ मुखबिर होते हैं। इधर सुनीता और पवन के बीच की गहराई जानने की जो कोशिश करते हैं, उनके सामने बड़ी जल्दी खुलासा भी हो जाता है कि पवन और इधर सुनीता के बीच लगभग कई महीनों से प्रेम संबंध चल रहे थे। और इसके लिए होता सुनीता अपने ही साथ अपने घर में कभी कभी झगड़े तकरार कर बैठती थी। इस तरह की खबर पाने के बाद थाना इंस्पेक्टर भी समझ जाते कि आखिर माजरा क्या हो सकता है, आखिर उस बच्ची के साथ ऐसा कौन कर सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है और दोबारा आती है, अब सुनीता से पूछताछ करती है। लेकिन जब सुनीता से पूछताछ किया जाता है, सुनीता जो होती है वही सुबह वाली बात दोबारा अपने पुलिस के सामने दोहरा बैठती है। उसी वक्त उसी समय घर में ही डॉग स्क्वाड की टीम भी आ जाती है। आने के बाद वहाँ पर उसकी टीम भी पहुँच जाती है। डॉग स्क्वाड की टीम जो होती है उसी वक्त वहाँ थाना प्रभारी की मदद से इधर हिमांशी के अपने जो पुराने कपड़े होते हैं डॉग स्क्वाड की टीम को खोजी कुतिया को सूंघाया जाता। वह सूंघने के बाद सड़क पे जाती है और बड़ी तेज़ दौड़ती हुई ईंट भट्ठे पर जाती है और जाने के बाद दोबारा वापस आती है और एक घर के सामने खड़ी होकर बड़ी तेज़ तर्रार से भौंकना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, हिमांशी इसी रास्ते से गई है और ईंट भट्ठे के आगे वह बढ़ी नहीं है, आखिर कहाँ जा सकती है। उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है अब दोबारा बिना टाइम गंवाए अब इधर सीधा का सीधा जो शंका होता है जाकर सुनीता पर कर लेती है। और करने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है सुनीता और साथ में पवन तोमर को अपने कटरे में लेती है और लेने के बाद अब थाने पहुंच जाती है। लेकिन जब थाने पहुंच जाती है पुलिस की टीम पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस के हाथ कुछ सबूत नहीं लगता।
अब दूसरे दिन का जब वक्त हो जाता सीधा वही 10 मार्च का। पुलिस की टीम थाने में बैठी हुई अब सुनीता और पवन से पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन सुनीता पुलिस के सामने काफ़ी उलझन भरी बात करती है। और जैसे पुलिस की टीम सुनीता के ऊपर दबाव मारती है, मारने के बाद सुनीता पुलिस के सामने बेधड़क कहने लग जाती है कि साहब सुबह का जब टाइम होता है अपनी बहन हिमांशी को लेकर अपने साथ निकले हुए थे, लेकिन जब निकले हुए थे साहब एक तालाब होता है, उसी तालाब के साइड में हम अपनी बहन को लेकर तालाब में कुछ मछलियाँ देख रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त हमारी बहन का पैर फिसल जाता और तालाब में डूबने की वजह से साहब हमारी बहन की बेरहम तरीके से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन साहब हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन हम साहब डर जाते हैं कहीं इसकी खबर हमारी अपनी दूसरी माँ अब सोमवती को लग जाएगा तो हमारा घर में जीना दुश्वार कर देगी, क्योंकि हमारे घर में हमारे साथ बड़ी मुसीबत गिरी के साथ पेश आ रही है। यह खबर थाना इंस्पेक्टर जब खुद सुनीता के द्वारा पाने के बावजूद सुनीता को साथ लेते हैं, लेकिन इसकी जो खबर होता है वह खबर राम भरोसे और इधर सोमवती और उसके परिवार वालों को भेजवा दिया जाता है। लेकिन गांव वालों की खबर लग जाता है और गांव वाले खबर पाते हैं ईंट भट्टे के आगे एक बड़ा ही तालाब होता है, काफ़ी सारे जलकुंभियाँ होते हैं। पुलिस की टीम वही सुनीता को लेकर पहुंचती है और सुनीता हाथ दिखाती है, और जैसे दिखाती तो पता चला कि जलकुंभी के किनारे जो होता है हिमांशी का डेड बॉडी पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम उसको कब्जे में लेती है, लेकिन इधर सोमवती जब देखती है, देखकर वही दहाड़े मारकर अब चीख चिल्ला पड़ती है, क्योंकि सोमवती को पूरी तरह से यकीन होता है कि हमारी बेटी कहीं भी होगी सही सलामत हमारे पास आ जाएगी, लेकिन वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी हमारी बेटी हमें इस हद तक हमें हाथ में मिलेगी। लेकिन यही नज़ारा देखकर वहाँ राम भरोसे भी और साथ में गांव के लोगों कई लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग तरह तरह के चर्चा करना शुरू कर देते हैं, और करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है हिमांशी की बॉडी को वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर सुनीता को पुलिस की टीम कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है, लेकिन उसके जुबान पर थाना इंस्पेक्टर को तनिक भी यकीन नहीं होता है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम थोड़ी बहुत और शक्ति दिखाने के बाद पुलिस के सामने टूट जाती है। लेकिन जो सच्चाई रखती से सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते कि आखिर एक बहन ज्योति सिर्फ अपने छोटी सी हर्षद के लिए ऐसी कदम उठा सकती है। असल में उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद ज़िला पड़ता है उसी ज़िले का ही सिकोहाबाद जो थाना पड़ता है वही नगला सैदाब लाल एक गाँव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले राम भरोसे होते हैं। उनकी अपनी जो पहली शादी होती है वह लगभग इधर सीधा का सीधा अब 23 साल पहले हो जाता है। उनकी अपनी पहली पत्नी होती है। अब बबीता देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और चंचल होती है, लेकिन अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए राम भरोसे जो होते हैं अब जाकर मौके पर राजमिस्त्री का काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अपने खूबसूरत पत्नी और बबीता की ज़िंदगी में चार चाँद लगा देते हैं। खूबसूरत तरीके से राम भरोसे और बबीता का ज़िंदगी अब चलना शुरू हो जाता। अब इसी बीच बबीता जो होती है टोटल 3 बच्चों की माँ बन जाती है, जिसमें 2 बेटियाँ होती है, सुनीता, अनीता, और साथ में एक होता है छोटा बेटा, वही नरेश होता है। लेकिन कुछ साल के बाद ज़िंदगी ऐसे पटरी पर चलती हुई बिखर जाती है कि इधर राम भरोसे को यकीन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अचानक बबीता इस तरह परेशान हो जाती है। परेशान होने की वजह से इधर बबीता इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से राम भरोसे के ऊपर पूरी तरह से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। आखिर वह तीनों बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से करें। बिना एक माँ की 3 बच्चों की ज़िंदगी आगे बढ़ाना उनके लिए मुसीबत सा लगने लग जाता है, जिसकी वजह से राम भरोसे के कुछ अपने हितकारी होते हैं, उनको सलाह देते हैं, और सलाह पाने के बाद राम भरोसे उनकी बात मान लेते हैं, और मानने के बाद राम भरोसे के द्वारा एक रिश्ता ही उनके घर में आ जाता है, और वह रिश्ता जो होता है ठीक सोमवती का होता है। और सोमवती जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर राम भरोसे जो होती अपनी ज़िंदगी अब इधर अपने 3 बच्चों और साथ में सोमवती के साथ अब जीना शुरू कर देते हैं। जीने के बाद कुछ वक्त बीतता है, और बीतने के बाद साल पर 10 साल बीत जाता है, और इसी बीच सोमवती जो होती है अब टोटल 4 बच्चों की माँ बन जाती है, जिसमें 3 बेटियाँ और 1 बेटा हो जाता है। लेकिन सोमवती की जो सबसे छोटी बेटी होती है हिमांशी, और हिमांशी के साथ जो होता है अपने घर में अपनी ज़िंदगी सोमवती और साथ में इधर और राम भरोसे अब बिताने लग जाते हैं। लेकिन जैसे कुछ साल का वक्त बीतता है तो उसी वक्त जो होता है अपनी सौतेली माँ जैसी व्यवहार अब सुनीता के साथ अब इधर सोमवती दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि सुनीता को घर में अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तुरंत जो होता है अब इधर सोमवती उस चीज़ के लिए अड़ंगा ज़रूर डाल देती है, जिसकी वजह से सुनीता समझ जाती है कि आखिर माँ तो माँ होती है।
लेकिन काफ़ी कोशिश करती है अपनी सौतेली माँ को अपनी बनाने की, लेकिन सोमवती जो होती है सिर्फ अपने बच्चों का हर वक्त ख्याल रखने के लिए फोकस मारती है। लेकिन इधर जो होता है ना सुनीता ना अनीता ना उसके अपने भाइयों का ध्यान रखती, जिसकी वजह से सुनीता परेशान हो जाती है। लेकिन समय के हिसाब से जैसे ही इधर सुनीता अपने कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर लेती है तो उसकी माँ की जो सोच होती है यही होती है कि अब सुनीता हमारे साथ मिलकर घर गृहस्थी में हाथ बटाएगी। यही सब सोच साज कर इधर सोमवती अपनी बड़ी बेटी सुनीता को अपने कामों में लगा लेती है। लेकिन जब कुछ महीने का वक्त बीतता है सुनीता को यकीन हो जाता है कि इस घर गृहस्थी में चलना हमारे लिए पूरी साधारण ज़िंदगी नहीं दिख रही है, जिसके बाद सुनीता उसी समय अपना फ़ैसला बदल लेती है। बदलने के वक्त वह सोच लेती है कि अब हमें जो होता पढ़ाई तो पूर्ण हो गया लग रहा है, लेकिन अब तो हमें आगे चलकर कंप्यूटर कोर्स की तैयारी करना चाहिए। अपने पिता अब राम भरोसे से कहती है। उसके पिता जो होते हैं बेटी होने के नाते तुरंत उसको उसी समय परमिशन देते हैं और परमिशन पाने के बाद जो होती है अब उसी वक्त सुनीता, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास हो जाता है, अब सुनीता उसी वक्त कंप्यूटर कोर्स की तैयारी करने के लिए एक अच्छा सा मौके पर टीचर की तलाश करती है। तभी पता चलता कि ठीक जो सिकोहा बाद में ही एक मैनपुरी चौराहा है, जाना माना चौराहा है, वहाँ काफ़ी गाँवों का आना जाना होता है। उसी चौराहे के दूसरे छोर पर जो होता है एक जन सेवा केंद्र होता है, लेकिन उस केंद्र का मालिक होता है पवन तोमर। पवन तोमर की अपनी पत्नी होती है, उसके टोटल 2 बच्चे होते हैं, उसके परिवार में खुशीमय जीवन होता है। लेकिन ठीक 1.5 साल पहले जो होती है इधर उसी कोचिंग सेंटर में मौके पर ज्वाइनिंग लेने के लिए अब सुनीता पहुंचती है। लेकिन जैसे पहुंचती है पवन तोमर की नज़र सुनीता के ऊपर खूबसूरत तरीके से पड़ता है, तो खूबसूरत चेहरे को देखकर अब पवन तोमर वहीं दीवाना सा हो जाता है। अब इस तरह दीवाना हो जाता है कि उसी दिन से जो होता है सुनीता का अपने कोचिंग सेंटर में उसकी मदद के लिए दिन रात एक कर देता है। सुनीता को यकीन हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी पवन की वजह से आगे बढ़ेगी, लेकिन ना जाने कब इनके बीच जो होता है दोनों के प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं कि दोनों को यकीन नहीं हो पाता है और दोस्ती के तब्दील में इस तरह प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है कि दोनों को अपनी ज़िंदगी बड़ी आसान लगने लग जाती है। लेकिन इसी बीच सुनीता खुद समझ जाती कि हमारी ज़िंदगी का जो जरिया बन रहा वह पवन बन रहा, और पवन भी समझ जाता कि बिना सुनीता की हमारी ज़िंदगी आगे चलने वाली नहीं है। लेकिन पवन भूल जाता कि हमारी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, आखिर दूसरे की खूबसूरत ज़िंदगी में अपना कदम क्यों बढ़ाए। लेकिन इधर पवन सुनीता की खूबसूरत और उसके चाल भाव को देखकर इस तरह दीवाना सा हो जाता है, होने की वजह से न आर देखता ना पार देखता, और वह तुरंत सुनीता के सामने प्रेम का इजहार कर बैठता है। इजहार करने के बाद सुनीता के साथ जो होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो समय होता है कोचिंग सेंटर में बीतने लग जाता है, और इसी बीच दोनों के बीच प्रेम प्रसंग इस तरह उफान मारने लग जाते हैं कि दोनों को ज़िंदगी का ऐसे सफ़र बीतते बीतते अब 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। और जब बीत जाता है तो सुनीता को भी पूरी तरह से यकीन हो जाता कि अब हो ना हो पवन हमसे शादी ज़रूर कर लेगा, क्योंकि पवन की वजह से हमारी ज़िंदगी आगे चल पा रही, आगे की ज़िंदगी उसी की वजह से चलाएंगे। लेकिन सुनीता को तो मालूम तो होता है कि पवन ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन इधर सुनीता तब भी पवन के सामने हिम्मत जुटाते हुए एक दिन उसके सामने खुद शादी के लिए प्रपोज मार देती है। और लेकिन पवन जैसी अब बात सुनता उसी समय स्तन रह जाता, कहने लग जाता कि सुनीता देखो हमारे टोटल 2 बच्चे, हमारी अपनी खूबसूरत पत्नी भी है, हम तुम्हारे साथ शादी तो नहीं कर सकते। जैसा रिश्ता चल रहा है, जैसे खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी चल रही है, जैसे तुम्हारी मुरादें चल रही है वैसे चलने दो। यह बात जब सुनीता सुनने के बाद पूरी तरह से असंभव रह जाती, कहने लग जाते हैं कि नहीं पवन, हम तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से सौंप तो चुके हैं, आगे ज़िंदगी भी बिताना चाहते हैं, इसके लिए तुम्हें हमारे साथ शादी के बंधन में बंधना पड़ेगा। लेकिन पवन के सामने जो होती है अब इधर हर दिन का सिलसिला जो होता है सुनीता का यही चलने लग जाता कि हमें तुमसे शादी करना है, इसके लिए तुम्हें चाहे जो करना पड़े, अगर तुम्हें यहाँ तक करना पड़े अपनी पत्नी को तलाक देना पड़े तो उसके लिए भी तुम तैयार हो। लेकिन जब यह बात पवन सुनने के बाद उसी दिन से सुनीता और पवन के बीच मनमुटाव चालू हो जाते हैं। सुनीता बार बार पवन के रास्ते में खड़ी होती है, उससे शादी के लिए हर बार प्रपोज मारती है, लेकिन हर बार पवन जो होता कैसे ना तैसे कर बात टाल दिया करता, कहने लग जाता कि हम अपनी पत्नी के रहते तुमसे शादी कतई कर नहीं सकते। सुनीता भी समझ जाते कि आखिर जब तक उसके ज़िंदगी में कोई मोड़ नहीं आएगा
उसके ऊपर कोई दबाव नहीं मारा जाएगा, तब तक तो वह हमारे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब उसी समय इधर सुनीता ज्योति एक ऐसी खतरनाक फैसला बना लेती है, उसी फैसले के तहत षड्यंत्र को ऐसे घेरती है। उसी षड्यंत्र में अपनी मुँह भोली छोटी सी बहन, जिसकी उम्र 6 साल के आसपास होती, हिमांशी को षड्यंत्र का जरिया बना देती है। वह सोच बैठती है कि जब तक अपनी बहन को अपने रास्ते से नहीं हटाएंगे, तब तक हमारे जाल में पवन तो फंसेगा नहीं। इसके लिए हमें अपनी बहन को अपना हथकंडा बनाना पड़ेगा। तभी कई दिन से अपनी बहन हिमांशी को अपने जाल में पूरी तरह से फंसाने के लिए लगी पड़ी रहती है। और तभी ठीक जैसे ही अब 9 मार्च, अब साल 2021 का ही अब सुबह का टाइम होता है, उसी वक्त सुनीता अपनी छोटी बहन हिमांशी को अपने साथ लेती है। और लेने के बाद हिमांशी के साथ तो निकल जाती है, और कुछ दूर चलते जैसे भट्टा पड़ता है तो वहाँ से आगे एक तालाब पड़ता है। वहीं साइड में काफ़ी घना जंगल होता, उसी जंगल में लेकर सुनीता हिमांशी को चली जाती। फिर वहीं अपने दोनों हाथों के द्वारा उसको मौत की नींद सुला देती है। फिर उसके बॉडी को लेती है और वहीं तालाब के साइड में डंप कर देती है। फिर अपने घर आ जाती है। आने के बाद अपने रूम में पहुंचती है। फिर उसी का एक कंप्यूटराइज कोर्स वाला एक बढ़िया सा कापी होता, उसी कापी को लेती। फिर उसी में पवन के नाम के एक लेटर लिख देती है, ताकि लोगों को यकीन हो कि इस केस को पूरी तरह से रफा दफा मामले में संज्ञान पहुंचाने के लिए पवन का ही हाथ है। इसीलिए जब लेटर लिखते सीधा का सीधा आरोप पवन के ऊपर मरती है, ताकि पवन बुरी तरह से पुलिस के हथकंडे में चढ़े। और वही लेटर ले जाकर एक गोद की सहायता से उसी समय वह चिपका देती है। फिर अपनी माँ के सामने अपनी छोटी बहन के रोने धोने की नाटक करना शुरू कर देती है। लेकिन उसी की एक गलती की वजह से पुलिस के सामने पूरी सच्चाई आ ही जाता है कि आखिर सुनीता ने अपनी बहन को अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से कैसे मुँह मोड़वा ली। पुलिस की जो टीम होती है इधर जैसे खबर पाती है तो एक टीम पुलिस है सुनीता के घर में पहुंचती है। पहुंचने को उसके घर की तलाशी लेती है। उसका जो अपना बैग होता है, पुलिस की टीम जब तलाशी लेती है तो उसमें एक पूरा कापी निकलता है जिसमें पन्ने फटे होते हैं, और साइड में एक तख्त होता है, उसी के नीचे कटोरे होता है जिसमें गोद होते हैं। अब पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत आ जाते हैं। आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए सुनीता को अपने कटोरे में ले जाकर वहाँ के ही न्यायालय में पेश कर देती है, और सुनीता के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछ देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है लोगों को सामने, और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको क्या बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के ही जाना माना शहर पड़ता है और रायबरेली, और ठीक उसी का ही छोटा सा गाँव पड़ता है डड़वा। उसी गाँव का एक छोर होता है, वहीं के रहने वाले हिमांशी चौरसिया होते हैं, और ठीक मंगल सिंह होते हैं जो कन्नौर के रहने वाले होते हैं, और ठीक राम आसराय सिंह जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर का ही एक गोसलपुर पड़ता है वहीं के रहने वाले होते हैं, और दूसरे विजेंद्र कुमार गौतम जो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, और इधर बीपी पांडे जो बस्ती उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इधर नीरज तिवारी जो मध्य प्रदेश इंदौर की रहने वाले हैं, इधर संजीव शर्मा जो उत्तर प्रदेश आगरा की रहने वाले हैं, और इधर सतपाल सिंह जो उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जिले के रहने वाले हैं, और इधर अखिलेश सिंह जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं वो भी ज़रूर जाकर एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना पता भी दर्ज कर सकते हैं। अगली बार उनका नाम ज़रूर हम वीडियो में लेंगे, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।